डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वो यूपी पॉलिटेक्निक 2020 से संबंधित है। 2020 के पेपर में जो मैथ सेक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और किस आधार पे उसको सॉल्व किया जाएगा, उसके पीछे क्या टिप्स और ट्रिक्स है उसको देखा जाएगा। तो मैथ का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही हम लोग देख चुके हैं, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है या आगे आने की संभावना है। आज का जो वीडियो है हमारा वह मैथ पार्ट 2 का है, जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिस पर आधारित लास्ट ईयर में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसी आधार पर थोड़ी सी वैल्यू बदल कर पूछी गई है। तो आइए देखा जाए मैथ सैम्पल पेपर पार्ट 2 यूपी पॉलिटेक्निक 2020। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप बताइए। अब देखिए, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप बताइए। परिमाप बताइए। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है हमारे सवाल में। पहला दिया 20 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 12 सेंटीमीटर, तीसरा दिया है 15 सेंटीमीटर और चौथा दिया 10 सेंटीमीटर। तो आइए सवाल को पहले समझा जाए। सवाल का क्या रहा है? देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सबको मालूम है कि जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यह हो गया आपका समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल हमें मालूम है, 4 कर्णी में 3, तो क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भुजा मान लीजिए ए, तो यह भी ए होगा और यह भी ए होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा, सभी कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसका जो फार्मूला होता है 4 बटे कर्णी में 3 ए स्क्वायर, ठीक है। 4 बटे कर्णी में 3 ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह होगा, ये होता है कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यह होता है कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर के बराबर। तो कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर्णी में 3, तो 4 कर्णी में 3 से कर्णी में 3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया। तो ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। ए बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो अब देखिए, जब क्षेत्रफल इतना दे दिया और क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर होता है, तो कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर बराबर 4 कर्णी में 3, कर्णी के 3 से कर्णी के 3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 16, ए बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है? परिमाप। तो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसके समस्त भुजाओं का योग होता है। परिमाप इज इक्वल क्या हो जाएगा? ए प्लस ए, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 यानी 12 सेंटीमीटर के बराबर। परिमाप कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर के बराबर, यानी ऑप्शन बी क्या है? सही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन भी है, बस डायरेक्ट आप फार्मूला याद रखिए। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको हर टॉपिक पर, हर क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में। इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझिए, इसका नोट्स बनाते रहिए, फार्मूले को याद करते रहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। ठीक है, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा के वाले वर्ग के बराबर है। तो मान लीजिए यह एक सर्किल हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा दिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा दिया है 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब सारी चीज़ें दी गई है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए। तो देखिए, इसका हमें क्षेत्रफल बताना। तो क्षेत्रफल क्या होता है? जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या 22/7 गुणे त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, परिधि मालूम है। परिधि क्या होता है? यह जो बाहर वाला भाग है, जिस आकृति से, या कह सकते हैं कि यह जो बाहर वाला भाग है, ठीक है, यह इसका क्या कहलाता है? वृत्त का परिधि कहलाता है। और परिधि किसके बराबर है? 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो यानी जो परिधि है वह वर्ग की एक भुजा के बराबर है। वर्ग की एक भुजा कितना है? 11 सेंटीमीटर। तो यानी यह 11 सेंटीमीटर के बराबर है। अब परिधि का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 11। अब 2 पाई आर, पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर के बराबर यह 11 हो गया। अब देखिए, यहाँ से अगर हम आर निकालेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 7 बटे 22 गुणे 2 44। तो 11 चौका 44, यह हो गया 7/4 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमें पता चल गया, रेडियस यानी त्रिज्या पता चल गई। और जब त्रिज्या पता चल गया तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा वह होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/4 गुणे 7/4। ठीक है, तो एक 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यह हो जाएगा आपका, देखिए यह 11 हो गया, यह 2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए यह हो गया 11/77, 11 गुणे 7 77/8। ठीक है, 77/8। तो यहाँ पे देखिए सवाल, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर है? 11, ठीक है, या हो सकता है सवाल में कुछ छूट रहा हो, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो उसको भी देख लिया जाए। तो उसको जब हम देखेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। जब भुजा का वर्ग होगा तो यह कितना हो जाएगा? 121। यह भी कितना हो जाएगा? 121। यह भी कितना हो जाएगा? 121। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 121 गुणे 7, ठीक है, बटे 44। यह होगा। अब जब इसको हम हल करेंगे, पाई यह इतना सेंटीमीटर आ जाएगा रेडियस। और जब इसको हल किया जाएगा तो हल करने पे वैल्यू कितनी आ रही है उसको देख लिया जाए। तो 22/7 गुणे 121 गुणे 7/22 गुणे 121 गुणे 7/22। ठीक है,
अब एक 22 से 22 कैंसिल, एक 7 से 7 कैंसिल, यह बच गया हमारे पास, यह बच गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूना 22, यह हो गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ छूट रहा है, ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है, पूरी वैल्यू या पूरी जानकारी क्वेश्चन से संबंधित है वह नहीं दी गई है, तो इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन कुछ अधूरा है, इसको फिर से देखा जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जानकारी इसकी क्वेश्चन में नहीं मिल पा रही है, नहीं दी गई है, जिसको कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसका कुछ वैल्यू छूट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि cos 20 cos 70 माइनस साइन 20 साइन 70 का मान क्या होगा। जैसे देखिए इसको, cos 20 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। क्या होगा, ऑप्शन देखिए, 1 अनंत 0, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल क्या है, अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है कि cos 20 डिग्री गुणे cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री गुणे साइन 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला होता है, cos a प्लस b इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b के बराबर। यहाँ पे हमारे सवाल में a की जगह कितना है 20 डिग्री और b की जगह कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तो यह फार्मूला हो जाएगा आपका cos 20 डिग्री गुणे cos 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री गुणे साइन 70 डिग्री, यह बराबर हो जाएगा cos a प्लस b यानी 20 प्लस 70, 20 प्लस 70 यानी cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0 के बराबर, यानी जो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। cos 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री। जरूरी नहीं कि cos पे ही पूछे, साइन ए प्लस बी के फार्मूले पे भी आ सकता है, साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे भी आ सकता है, cos ए माइनस बी के फार्मूले पे आ सकता है, cos ए प्लस बी के फार्मूले पे आ सकता है। तो पेपर देने से पहले, जाने से पहले एक बार आप ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फार्मूले हैं उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि उस फार्मूले पर डायरेक्ट सवाल आता है, उसमें कहीं भी हमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट उस पर सवाल आता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस अधिक होते हैं जिसमें समय कम लगे और थोड़ा सा ट्रिकी हो, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर दें। इसमें देखिए समय कुछ नहीं लगा, बस आपके माइंड में यह फार्मूला अगर है cos a प्लस बी का तो डायरेक्ट यह सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि a और b किसी काम को बहत्तर दिन में B और C उसी काम को 120 दिन में C और A उसी काम को 60 दिन में करते हैं तो अकेले A कितने दिन में करेगा।
कितने दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला है 60, दूसरा 110, तीसरा 55 और चौथा जो दिया है 120 दिन। ठीक है, सवाल समझ गए। सवाल क्या है कि तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, किसी काम को ए और बी दोनों मिलके करते हैं तो वो 72 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके करते हैं तो उसको 120 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके करते हैं तो 60 दिन में करते हैं। तो बताइए अकेला ए उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए, इस ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/72। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20। सी और ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/60। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस सी यह बराबर हो जाएगा 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/60। लघुत्तम कितना आ जाएगा यहाँ पे, लघुत्तम आ जाएगा 360। तो यह हो जाएगा 5 दूना 10, 5 से 35, 1 36, 360। यह 5 हो गया, यह 3 हो गया और यह 6 हो गया। यह आ जाएगा आपका 5 3 8 6 14, 14/360। ठीक है, जब तीनों मिलके उस काम को करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 14/2 × 360 या यह बराबर हो जाएगा 7/360। ठीक है, 7/360 जब तीनों मिलके कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए, हमें सिर्फ ए का काम निकालना है। तो ए का काम निकालने के लिए जब तीनों का वर्क मालूम हो गया तो इसमें बी और सी के काम को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो आइए देखा जाए, अकेले ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 7/360 माइनस 1/120। यह कितना हो जाएगा, 360 हो गया यह। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 360। यह हो जाएगा 360, 7 - 3, 7 - 3 यानी 4/360 और 4/360 यानी 90। यह हो जाएगा आपका 90 दिन में यह कंप्लीट करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह भी इम्पोर्टेंट सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क पर हर बार एक सवाल देखने को मिलता है। इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ के जाइएगा। जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, रिवीजन करके तब जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात
3 संबंधे 4 संबंधे 5 है, उसका परिमाप 144 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया सवाल है। इसमें काफ़ी चीज़ें दे दी गई है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है 684 सेंटीमीटर स्क्वायर, 764 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 664 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें दी गई है। अब देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के बराबर है, उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भुजाओं का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया है, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। तो 4 3 7 5 12x बराबर हो गया आपका 144, ठीक है। तो x बराबर आ गया 12, x का मान आ गया 12। जब x का मान 12 आ गया तो बाकी भुजाएं आप निकाल सकते हैं। तो पहली भुजा हो जाएगी 12 3 36, दूसरी भुजा हो जाएगी 12 चौक 48, और तीसरी भुजा हो जाएगी 12 पंजे 60, ठीक है। जब तीनों भुजा में पता चल गया तो उस केस में जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह कुछ इस फार्मूले पे आधारित होगा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60 40 108 108 6 114 114 30 जोड़ेंगे तो 144 बटे 2 यानी 72 के बराबर। जब 72 के बराबर ये आ गया तो डेल्टा बराबर हीरोज फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी के बराबर। 72 माइनस ए यानी 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, फिर 72 माइनस 60 के बराबर हो जाएगा। यह सब सारी चीज़ें आ गई, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 72 गुणे 36 24 गुणे 12। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ऊपर लिख लिया जाए। हमारा जो मान आ गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का वह आ गया 72 गुणे 36 गुणे 24 गुणे 12, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 72 को अगर हम लिखना चाहें तो 24 गुणे 3 लिख सकते हैं, 36 को हम 12 गुणे 3 लिख सकते हैं, 24 को 24 रहने दीजिए और यह हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 72 को लिखेंगे 12 गुणे 6, 36 को लिखेंगे 12 गुणे 3, 24 को लिखेंगे 12 गुणे 2 और यह 12 रहने दीजिए। तो देखिए 12 कितनी बार हो गया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो यानी 2 बार बाहर आ जाएगा। 12 गुणे 12 क्या आ गया? बाहर आ गया। तो यह हो गया 6 गुणे 3 गुणे 2, 36 18 18 दूना 36। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 144 कड़ी में 36, अब बाहर जो आएगा 6 आ जाएगा तो 144 गुणे 6। तो 144 गुणे 6 करेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 कम 6 2 8, 8 से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यानी जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी के बराबर होगा, ठीक है। बढ़िया सवाल है अपने आप में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छा सवाल था। इसमें जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, आपको हर टॉपिक पे कम से कम एक सवाल देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, हर टॉपिक पर कम से कम एक सवाल आपको मैथ सेक्शन से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाता है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी? अच्छा सवाल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। 24 घंटे का समय लगाती है, तो वह 3 घंटे 20 मिनट में कितना कोण घूमेगी? कितना कोण घूमेगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 120 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसे समझिए, हमें मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाने का मतलब है कि 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री वो घूम गया। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूम रहा है तो 3 घंटे 20 मिनट में वो कितने डिग्री घूमेगा, यही सवाल पूछ रहा है। तो ये देखा जाए, पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। इसलिए 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 डिग्री बटे 24। ठीक है, 360 बटे 24। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 30/2 यानी 15 डिग्री। ठीक है, यह 15 डिग्री घूम रहा है कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 घंटे में यह 15 डिग्री घूम रहा है तो कह रहा है कि 3 घंटे 20 मिनट में, तो 3 घंटे में कितना घूमेगा? 3 घंटे में घूमेगा 15 × 3 45 डिग्री। ठीक है, 3 घंटे में हो गया 45 डिग्री। अब 3 घंटे के साथ 20 मिनट भी दिया है, तो यहाँ पे देखिए कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रहा है, तो 60 मिनट में कितना घूमा? 15 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1 मिनट में घूमेगा वह 15/60 यानी 1/4 डिग्री। ठीक है, 1/4 डिग्री घूम रहा है। 20 मिनट में कितना घूमेगा? तो 1/4 × 20 यानी 4 पंजे 20, 5 डिग्री। तो टोटल जो घूमेगा वह कितना हो गया? 45 डिग्री प्लस 5 डिग्री यानी 50 डिग्री वह पूरा घूमेगा। जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी 50 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यह भी अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ये अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है और कॉन्सेप्चुअल है कि अगर पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है तो हमें यह मालूम है कि एक चक्कर वह लगाएगी तो 360 डिग्री घूम जाएगी। तो 360 डिग्री घूम रहा है 24 घंटे में, तो 3 घंटे 20 मिनट में कितना घूमेगा वही हमें निकालना था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या रहा है कि x प्लस 1/x बराबर करनी में 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 3 करनी में 3, दूसरा ऑप्शन है 3 करनी में 3 प्लस 1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखिए, देखा जाए इस प्रकार के सवाल में जब x प्लस 1/x या a प्लस b का मान दे दे, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान पूछे या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर दिया करनी में 3, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, इधर का वर्ग करेंगे 3 के बराबर हो गया, x कैंसिल हो गया, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 के बराबर। ठीक है, यह आ जाएगा 1 के बराबर। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए गए, आप लास्ट ईयर का जो मॉडल पेपर है या कह सकते हैं लास्ट ईयर का जो पॉलिटेक्निक पेपर है, आप उसको उठा के देख सकते हैं। हर टॉपिक पर कम से कम, हर क्वेश्चन पर आधारित कम से कम एक सवाल देखने को हर बार मिला है। तो जितना कराया जा रहा है, जैसे कराया जा रहा है, उसको दिमाग में रखिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अब जब पेपर देने जाएंगे तो देखेंगे कि हर टॉपिक पर, हर प्रकार के सवाल पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिला है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 5,5, 10, k और -5,1 संरेखी हो तो k का मान बताइए। यदि बिंदु 5,5, 10, k और -5,1 संरेखी हो तो, अभी आपको संरेखी का मतलब समझा रहे हैं क्या होता है, तो k का मान बताओ, k का मान बताओ। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया 8, दूसरा दिया 6, तीसरा दिया है 9 और चौथा दिया है 7। ठीक है, अब संरेखी का कहने का मतलब देखिए यह होता है, संरेखी का मतलब होता है कि 3 बिंदु एक ही लाइन पर हो। ठीक है, अगर ऐसे लाइन बन रहा है तो तीनों एक बिंदु पर एक लाइन पर हो, ऐसे लाइन बन रहा है तो तीनों एक लाइन पर हो। तो संरेखी, कोई बिंदु जब संरेखी होगा या एक लाइन पर होगा तो वह कभी भी त्रिभुज नहीं बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। संरेखी कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ए बी सी यह तीनों को मिलाकर एक लाइन, एक रेखा खींचा जाए तो तीनों उस रेखा पर स्थित हो, उसे हम संरेखी कहेंगे। तो यह मान लीजिए 5,5 हो गया, या 10, k हो गया, और यह -5,
1 हो गया। तो अगर यह संरेखी है तो जो त्रिभुज बनेगा, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो उस स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। यह प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई तीन बिंदु संरेखी हो तो उस स्थिति में उनके द्वारा जो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। अगर यह 0 के बराबर है तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा का फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वह होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 प्लस x3 y1 माइनस y2 के बराबर। ठीक है, यह त्रिभुज का फार्मूला होता है। अब जब देखिए, जब त्रिभुज का फार्मूला हमें पता चल गया x1 x2 x3, x1 क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का मान है 5, x2 का मान है k, x3 का x1 का मान है 5, y2 का मान है k और y3 का मान है 1 प्लस y3 कितना है 1 माइनस 5 प्लस, अब देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 y1 कितना है 5 माइनस k, यह हो गया। अब इनको हमें क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है, क्योंकि इनके द्वारा जो त्रिभुज का निर्माण होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। जब कोई भी बिंदु संरेखी है तो उस स्थिति में कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसके द्वारा जो उसका जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 0 हो गया, यह हो जाएगा 5k माइनस 1 माइनस 40 माइनस 5 माइनस k के बराबर, इतना आ गया। ठीक है, अब यहीं से हमें क्या करना है कि k का मान निकालना है। तो k का मान निकालेंगे तो कुछ पक्षांतर करके इधर उधर उसको देखा जाएगा और k की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यह हो गया 5k माइनस 5 माइनस 40 माइनस 25 प्लस 5k इज इक्वल टू 0। 5k यहाँ भी जोड़ जाएगा 10k। ठीक है, यह हो जाएगा -45 यह -70 के बराबर 0। तो 10 के बराबर आ गया 70। ठीक है, तो k बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है और कोलिनियर पॉइंट पर या संरेखी पॉइंट पर हर बार सवाल पूछा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। इसमें कुछ नहीं करना था, सवाल आसान था। बस ये था कि हमें यह चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोलिनियर के केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है या कोलिनियर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट यही है कि कोलिनियर की स्थिति में जब तीन बिंदु कोलिनियर हो गए तो उनके द्वारा कोई भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 के बराबर। उस स्थिति में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 के बराबर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लॉग आधार 5 1/25 का मान होगा। बढ़िया सवाल है, लॉगरिथम पे आधारित है। ऑप्शन देखिए 1 0 -2, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लॉगरिथम पे आधारित है तो इसको देखा जाए। देखिए यह है log 5। ठीक है, अब इसको 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 का क्यूब लिख सकते हैं। 1/5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब देखिए यह जब 1/5 का क्यूब है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log आधार 5 या 5 की पावर -3 हो गया। वही चीज़ है। अब log m के पावर n, आपको एक फार्मूला बताया गया था पार्ट 1 वाले में वीडियो में कि log m के पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। तो यह -3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यह -3 log 5 और 5 समान आधार पर समान वैल्यू का जो log होता है वह 1 के बराबर होता है।
तो यह हो जाएगा -3 इंटू 1 यानी -3 के बराबर। इसका आंसर आ गया -3। तो यहाँ पे देखेंगे पहला 1 है, दूसरा 0 है, तीसरा -2 है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि -3 के बराबर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। हर टॉपिक पर सवाल है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके पेपर में हर टॉपिक पे सवाल आता है, चाहे वह ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वह अलजेब्रा हो, चाहे वह बेसिक कैलकुलेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि दो गोले का आयतन, दो गोला है का अनुपात, ठीक है, हमारे पास दो गोला है और कह रहा है कि दोनों गोले का जो आयतन का अनुपात है 1:8 है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा, वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा। ऑप्शन देखिए, करा 1:4, 1:8, 1:2 और 1:6 के 4 ऑप्शन दे दिया है और हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, जो गोले का आयतन होता है, कह रहा है कि यदि दो गोले हैं, दोनों गोले का आयतन का अनुपात है 1:8 हो, तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात होगा। तो गोले में आप ध्यान दिए होंगे कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वह संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होता है, जो 4πr² के बराबर होता है, जहाँ r क्या है, गोले का त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए, जो गोले का आयतन होता है, जो गोले का आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्फीयर और सेकंड स्फीयर का जो आयतन है वह कितना है, 1/8 के बराबर है, और 1/8 के बराबर यानी हम कह सकते हैं कि 4/3 πr⁻³ बटे 4/3 πr⁵ इज इक्वल टू 1/8। यह 1/8 के बराबर है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। यहाँ से देखिए r1/r2 कितना आ गया, हमारा वो घनमूल में 1/8 हो जाएगा। घनमूल में 1/8 का मतलब है कि 1/2। अब देखिए, त्रिज्या का जब अनुपात पता चल गया तो उनके वक्र पृष्ठ का जो अनुपात होगा, वक्र पृष्ठ पहले गोले का, फिर वक्र पृष्ठ दूसरे गोले का, या दोनों का अनुपात होगा वह 4πr1² बटे 4πr2² के बराबर होगा। 4π से 4π कैंसिल, r1² बटे r2², ठीक है। अब r1 का मान कितना है, 1, और r2 का कितना है, 2, तो 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो 1:4, ठीक है। बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह 20 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो रह गया था वृत्त से संबंधित, उसको देख लिया जाए। 12 क्वेश्चन क्या था, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी परिधि जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। सवाल थोड़ा सा अधूरा था, वहाँ परिमाप नहीं दिया था, परिमाप के बराबर है, ठीक है।
ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा है 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ें दी गई है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, यह परिमाप नहीं दिया था, इसलिए थोड़ा सा सवाल में कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ देखिए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है, 2 पाई r के बराबर होता है, ठीक है, जहाँ r क्या है, उसकी त्रिज्या है। अब वह 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा गुणे 4, तो यह हो जाएगा 11 गुणे 4 यानी 44, ठीक है, इसके बराबर है। दिया है सवाल में, तो 2 पाई r बराबर 44 हो गया, तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7, या r हो गया, या 44 हो गया, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, r बराबर आ गया आपका 2, ठीक है, 11 गुणे 4, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। परिमाप बराबर क्या हो गया, भुजा गुणे 4, तो परिधि हो गया 2 पाई r, तो 2 पाई r के बराबर, देखिए सॉरी, यह 2 पाई r यह 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यह हो गया 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल, r का मान कितना आ गया, r बराबर आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या पता चल गई 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल बताना है, तो जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वह होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, यह हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए होगा। अब सवाल सही है, यहाँ उसके पहले क्या था कि सवाल अधूरा था, वर्ग के परिमाप के बराबर नहीं दिया था, सिर्फ 11 सेंटीमीटर वर्ग वाले भुजा के बराबर दिया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर यूपी पॉलिटेक्निक पेपर, यूपी पॉलिटेक्निक पेपर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक पर देखने को मिलेगा या आगे आने की संभावना अधिक है। जो शेष वीडियो रह गया, चाहे वह फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, चाहे वह थ्योरी का हो, जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।